लिखें सिचुएशन बी how to calculate claim amount, how to calculate claim amount. When records are destroyed due to fire. ड्यू टू फायर। अब एक बहुत बड़ी समस्या हमारे पास सामने है। देखिएगा, अगर मुझे क्लेम अमाउंट निकालना है, कब? जब आग लगने की वजह से गोडाउन में रखा हुआ गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुआ ही हुआ, साथ में मेरे जो रिकॉर्ड्स थे वो रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब जानते हो, मुझे उन रिकॉर्ड्स से रिलेटेड कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं ये निकाल पाऊंगा कि आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में कितनी वैल्यू का माल पड़ा हुआ था। तो लिखें whenever records are destroyed, then to find out claim amount, to find out claim amount, we have to follow following steps. We have to follow following steps. अब उन्हें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या ढूंढ सकते हैं? हम अपना क्लेम अमाउंट ढूंढ सकते हैं। मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूं, फिर हम उन पर चर्चा भी करेंगे कि क्या हम एक्चुअली में इस मेथड में करने वाले हैं। आइएगा, सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेट, calculate gross profit rate of past year, calculate gross profit rate of past year by preparing trading account, by preparing trading account of past year.
सबसे पहली स्टेप मेरी क्या होगी, मैं पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाऊंगा और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सहायता से पास्ट ईयर की जीपी रेट निकालूंगा। करंट ईयर का अभी ट्रेडिंग पी&एल बना ही नहीं होगा, क्योंकि करंट ईयर में तो आग लग गई और रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जो इंफॉर्मेशंस हैं, वो इंफॉर्मेशंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास पास्ट ईयर का डेटा 100% अवेलेबल होगा, क्योंकि पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं और वो रिपोर्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर सबमिट्स हो चुकी होती हैं। तो मैं पास्ट ईयर का डेटा आसानी से कलेक्ट कर सकता हूं और पास्ट ईयर की सारी एक्चुअल फिगर को लेकर मैं पास्ट ईयर की एक रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेट। क्यों करूंगा ये मैं आपको लेटर ऑन, जब मैं सारी स्टेप्स लिख दूंगा तो ही आप इन स्टेप्स का लिंक समझ पाएंगे। इसलिए अभी आप 10 मिनट कोई क्वेरी नहीं लेंगे, केवल एक बार स्टेप्स को राइट डाउन करिए, क्योंकि जब मैं अपनी सारी स्टेप्स कंप्लीट करूंगा तो आपको पता लगेगा कि क्यों मुझे ये स्टेप्स बनानी पड़ी अपने क्लेम को फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए, बचपन से आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर करते ही आ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर पास्ट ईयर, फॉर पास्ट ईयर। तो ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस नेट। नेट का मतलब हो गया अगर कोई रिटर्न वगैरह है, कोई और एडजस्टमेंट है जिन पर मैं और आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने परचेज में कुछ एरर कर रखी है, सबको ठीक करोगे तो जो नेट परचेजेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। टू वेजेस टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और भी अगर ट्रेडिंग के कोई खर्चे हैं तो वो आ जाएंगे। जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, यहां आ गया बाय सेल्स, जो भी प्रीवियस ईयर में आपने सेल की है, क्लोजिंग स्टॉक, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सारा डेटा एक्चुअल होगा क्योंकि पिछला साल बीत चुका है। तो पास्ट ईयर का मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। अब इसमें बैलेंसिंग फिगर में निकाल सकता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने क्या निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। देन रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये मेरे पास पास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्या आ गई, एक ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गई। नाउ अब थोड़ा सा समझना मैं ऐसा क्यों करता हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास करंट ईयर में आग लग गई,
अब अगर करंट ईयर में आग लगी है तो करंट ईयर में मान लो 6 महीने का बिजनेस होने के बाद आग लगी, क्या आप ये मानते हो कि उस 6 महीने में आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा? यस सर। सुनना, यस सर। करंट ईयर में 6 महीने, करंट ईयर में 6 महीने बाद आग लगी, तो पॉइंट ये है कि क्या आपने उस 6 मंथ के दौरान कोई प्रॉफिट कमाया होगा या नहीं कमाया होगा? कमाया होगा सर कमाया। एक, हाँ जी। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब आपके पास करंट ईयर का रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो ये कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट कितना कमाया? तो उसके लिए मैं अपने पास्ट ईयर की अजम्पशन पर चला जाऊंगा। मैं क्या मानूंगा, एक जनरल अजम्पशन होती है कि अगर पिछले साल मैंने 20% प्रॉफिट कमाया था तो इस साल भी एटलीस्ट मेरा वो प्रॉफिट रेशियो तो मेंटेन हो ही रहा होगा जब तक मुझे कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दी जाए। बात को ध्यान से सुनेंगे। करंट ईयर में चूंकि ड्यूरिंग द ईयर आग लग गई तो प्रॉब्लम ये थी कि उस ड्यूरिंग द पीरियड मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाया होगा। अब प्रॉब्लम ये कि प्रॉफिट की रेट तो फाइंड आउट हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि करंट ईयर का डेटा तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमारा ये चैप्टर ये बोलता है आप पास्ट ईयर पे जाओ और पास्ट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाल लो। अगर मान लो पास्ट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेट 25% आई तो हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि करंट ईयर में भी अगर हमारा बिजनेस उसी अकॉर्डिंग चलता रहता तो एटलीस्ट हम 25% तो कमा ही लेते। तो मुझे सबसे पहले पास्ट ईयर की क्या निकालनी पड़ेगी? ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालनी पड़ेगी, जिसे मैं अज्यूम करूंगा कि भैया इस बार भी मैं एटलीस्ट सेम रेशो मेंटेन रखूंगा। आइएगा इसके नीचे लिखेंगे नोट। नोट नंबर 1, if past year gross profit rate is given, then no need to prepare trading account. अगर आपको क्वेश्चन में ही पास्ट ईयर की जीपी रेट दे दी जाए तो अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। डायरेक्टली जो रेट आपको गिवन है आप उस रेट का यूज करोगे और उस रेट को ही अपनी जीपी रेट मान लोगे। नोट नंबर 2, if information of various past years are available, then calculate gross profit rate for each year and calculate average of
जीपी रेट्स। लीजिए, कई बार एग्जाम में एक नहीं एक से ज्यादा सालों का डेटा गिवन होगा। मे बी पॉसिबल ज्यादा सालों की जीपी रेट कैलकुलेट करके ही दे दी हो, या मे बी पॉसिबल कि आपको क्वेश्चन में 2 या 3 पास्ट ईयर्स की इंफॉर्मेशन दे दी जाए। अब अगर मुझे पिछले 3 सालों की इंफॉर्मेशन दे दी गई तो मैं तीनों सालों का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा और तीनों सालों की जीपी रेट कैलकुलेट करूंगा कि भैया पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल, हर साल की मेरी जीपी रेट क्या है। अब मेरे पास 3 रेट आ गई, तो मैं उन तीनों रेट का क्या निकाल लूंगा, एवरेज निकाल लूंगा। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ऑन एन एवरेज मेरा बिजनेस इतना प्रॉफिट अर्न करता है। अगर पास्ट ईयर की जीपी रेट डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली उसको उठा लो। अगर आपको पास्ट ईयर्स के कई सालों की इंफॉर्मेशन गिवन है या कई सालों की आपको जीपी रेट गिवन है तो आप एवरेज जीपी रेट का यूज करेंगे, तो एवरेज जीपी रेट हमारे लिए रेलेवेंट रहेगी। लिखिए नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, if loss of stock is in first year of operation, समझिएगा, अगर मान लीजिए आपके बिजनेस का पहला साल है और पहले साल में ही आग लग गई, अब प्रीवियस ईयर कहां से लाओगे? अब आप प्रीवियस ईयर का जीपी कैसे लोगे? आप समझ रहे हो, आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर में ही आग लग गई आपके बिजनेस में। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरे पास फर्स्ट ईयर में ही आग लग गई तो मेरे पास मेरे बिजनेस का प्रीवियस ईयर तो अवेलेबल ही नहीं हो सकता। तो क्या करें? तो अब हमारे चैप्टर, हमारे इंस्टीट्यूट्स ने कुछ अजम्पशन दी। इफ लॉस ऑफ स्टॉक इज इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन then use gross profit ratio as given by management, as given by management। हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे, हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे और मैनेजमेंट से बोलेंगे कि भैया बताओ, अगर आग न लगती तो आपकी क्या प्रिडिक्शन था कि आप क्या जीपी रेशो कमा सकते थे। और ये जीपी रेशो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ढूंढा जाता है। आप समझ रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक टॉय बिजनेस में लगा हुआ हूं, मैंने फर्स्ट बार टॉय बिजनेस स्टार्ट किया, बट टॉय बिजनेस करने वाली और कंपनियां तो मार्केट में एग्जिस्ट करती है ना। तो अब अगर मेरे फर्स्ट ईयर में आग लग गई तो मेरा जीपी रेशो तो मुझे नहीं मिल सकता और मैं एबल भी नहीं हूं जीपी रेशो कैलकुलेट कर पाऊं। मैं इमीडिएटली मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, मैं मैनेजमेंट को जाकर बोलूंगा कि भैया आप बताओ क्या जीपी रेशो लूं ताकि क्लेम का अमाउंट निकल सके। तो मैनेजमेंट हमें एक जीपी रेशो दे देगा। हमारे एग्जाम में मैनेजमेंट का जीपी रेशो गिवन होगा। हालांकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचूं तो मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सोचता है। मैनेजमेंट जाएगा अदर कंपनीज में, उसके पास अदर कंपनियों का सारा डेटा होता है क्योंकि वो उसकी राइवल कंपनीज हैं, उसी को देखते हुए उसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मैनेजमेंट दूसरी कंपनियों का डेटा कलेक्ट करेगा और वहां से जीपी रेशो निकालेगा। बट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन मुझे तो केवल मैनेजमेंट का जीपी रेशो यूज करना है। यानी 3 नोट मेरे पास हो गए इस जीपी रेशो से रिलेटेड। अगर जीपी रेशो एज इट इज गिवन है तो यूज कर लो, कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पास्ट कई ईयर्स का डेटा अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, आप हर ईयर की अलग अलग जीपी रेट निकालो और देन उसका एवरेज जीपी रेट निकालकर आप अपने क्लेम की कैलकुलेशन के लिए काम में लोगे। और तीसरा, अगर आपका जो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है
वो आपके फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में हो गया, तब तो आपको मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा और मैनेजमेंट जो जीपी रेशो आपको देगा, आपको वही जीपी रेशो यूज करना पड़ेगा। बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। स्टेप वन में कुछ नहीं करना है, पास्ट ईयर का जीपी रेशो निकालना है ताकि उसे मैं अपने इस ईयर का बेस बना सकूं बस। अब आइए, मेरे पास जीपी रेशो आ गया। आइएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, सर ये प्रिपेयर। ट्रेडिंग अकाउंट जो अपन बनाएंगे ना, हाँ तो इसकी इंफॉर्मेशन तो गिवन होगी फिर तो। बिल्कुल, पास्ट ईयर का तो डेटा गिवन ही होगा ना सारा आपको। हाँ ठीक है। आपको सारा डेटा गिवन होता है। आपको क्वेश्चन में देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ अलग चलती है और आप जो पढ़ते हो वो अलग होता है। समझ रहे हो? इतना आसान नहीं होता, नहीं तो क्लेम्स निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्लेम निकालना। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो जो क्वेश्चन होंगे हमें तो सारा डेटा देगा वो। प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर the period prepare memorandum trading account for the period starting from first day of current year to date of fire। वापस से करंट ईयर का ट्रेडिंग बनाऊंगा, बट प्रॉब्लम है उसे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोल सकता। रीजन, ट्रेडिंग अकाउंट साल के अंत में बनता है, बट मुझे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा फर्स्ट डे ऑफ करंट ईयर से लेकर आग लगने की दिन तक का, और उस ट्रेडिंग अकाउंट को मैं नाम दूंगा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्यों बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट केवल क्लेम अमाउंट के एस्टिमेशन के लिए बनाया जा रहा है। ये आपके फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि बीच में फाइनल अकाउंट्स नहीं बनते हैं। ये बात आप अच्छे तरह से जानते हैं कि फाइनल अकाउंट्स तो एट द एंड ऑफ द ईयर बनेंगे। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि आग लग गई मेरे बिजनेस में 12 नवंबर को, तो मुझे 12 नवंबर तक का ट्रेड, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, आप समझ रहे हो, मुझे क्लेम। निकालना है कि 12 तारीख को मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक था, तभी तो मैं क्लेम का अमाउंट निकाल पाऊंगा। आप समझ रहे हो, हमारे गोडाउन में आग लगी तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में इतनी वैल्यू का माल पड़ा था। तो मुझे करंट ईयर के फर्स्ट डे से लेकर आग लगने तक का सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और उस डेटा को यूज करके मैं एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। लिखें, क्या लिखा? प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ करंट ईयर टू डेट ऑफ फायर। पहले लिखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग, the object of memorandum trading account is to find out value of
closing stock. The object of memorandum trading account is to find out the value of closing stock in godown as on the date of fire. इसको बनाने का ऑब्जेक्ट ये है कि आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में जो क्लोजिंग स्टॉक था मैं उसकी वैल्यू को ढूंढ पाऊं। आइए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रॉम फर्स्ट डे से लेकर डेट ऑफ फायर। ठीक है, बनाना तो वापस वही ट्रेडिंग अकाउंट है मुझे। बट ये करंट पीरियड का बन रहा है फर्स्ट डे से डेट ऑफ फायर टू ओपनिंग स्टॉक। भाई लास्ट ईयर का अगर मुझे क्लोजिंग मिल चुका है तो करंट ईयर का क्या मिल चुका होगा मुझे? ओपनिंग। तो करंट ईयर का मैंने ले लिया सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। टू परचेजेस अप टू डेट ऑफ फायर। ये पता लगेगा मुझे क्रेडिटर अकाउंट से। ठीक है, हमारे पास तो आपको अब क्रेडिटर अकाउंट बनाना नहीं पड़ता है। बेसिकली हम अपने क्रेडिटर से संपर्क करते हैं कि भैया किस किस को हमसे पैसा लेना है। आप जानते हो जब आपने माल खरीदा होगा तो आपको इनवॉइस मिली होगी। हाँ सर। इनवॉइस या बिल मिलता है ना माल खरीदते हो तब, तो उसकी एक कॉपी उसके पास भी तो होती है जिससे आपने माल खरीदा। यस सर। डेटा कलेक्ट होता है सारा। क्यों? क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स तो जल चुके हैं, तो आप अब डेटा कलेक्ट करोगे। हालांकि अब हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चन में तो हमें ये सारा चीजें देगा, हमें वो बता देगा कि डेट ऑफ फायर तक का आपके पास ये परचेजेस हमारे पास शो हो रही है। बट प्रैक्टिकली सोचो कि ये काम कितने एफर्ट्स लगाने से होता होगा। आप किन किन से परचेस करके लाए हो सारे इनवॉइसेस की, आप डुप्लीकेट कॉपी लोगे तब जाके आपको चीजें पता लगेंगी। टू वेजेस, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, by sales up to date of fire। आइएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे बिल्कुल। अब मैं ऑलरेडी जीपी रेट निकाल चुका हूं, यानी मैंने एक अजम्पशन ले ली कि अगर पास्ट ईयर में मैंने 25% कमाया तो अप टू द डेट ऑफ फायर तक मैंने जो माल बेचा होगा उस पर भी 25% तो कमाया ही कमाया होगा। तो मैं यहां पर टू ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं। टू ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स इनटू जीपी रेट। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। मैंने पास्ट ईयर की जीपी रेट उठाई ये मानते हुए कि आग लगने तक इतना प्रॉफिट तो मैंने कमा ही लिया होगा। तो मैंने
इस पर्टिकुलर पीरियड में जो सेल की, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे से लेकर डेट ऑफ फायर तक, मान लो मैंने 10 लाख की सेल की है, तो उस 10 लाख पर 25% तो मैंने कमाया ही कमाया होगा, तो वो मैंने अपना क्या ले लिया, ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया। और अब बैलेंसिंग फिगर में निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा बैलेंस फिगर तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। लेकिन इस बार ग्रॉस प्रॉफिट पहले आ चुका होगा ना मेरे पास। अच्छा क्यों? क्योंकि मुझे सेल्स पता है और जीपी रेट मैंने प्रीवियस ईयर की कॉपी कर ली। आप समझ रहे हो? जीपी तो बैलेंसिंग फिगर तब निकलता है जब ईयर एंड पर बनाते हो आप ट्रेडिंग, क्योंकि हाँ। उस सारे ट्रांजैक्शन हो चुके होते हैं। ये तो मैं मिड ऑफ द ईयर बना रहा हूं, तो यहां पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालूंगा इस अजम्पशन पर कि जितना माल मैंने इस दौरान बेचा उस पर मैंने पिछले साल का ही जीपी कमाया है। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल लूंगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये लीजिए, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बताएगा कि आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक था। ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ गुड्स इन गोडाउन। मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जीपी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की जीपी रेट का यूज करूंगा और उससे मैं बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लूंगा, अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल लूंगा। बोले सर ये तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल आसान हो गया, लेकिन कुछ समस्याएं आएंगी जिन पर मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करूंगा। स्टेप्स तो बिल्कुल सिंपल है, ये लीजिए। मुझे ये पता लग गया कि अब जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे गोडाउन में इतनी वैल्यू का स्टॉक था। यही तो मुझे चाहिए होता है। इसी से मैं ये निकाल सकता हूं कि मेरा जो लॉस होगा वो कितना होगा। आओ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट amount of loss of stock। अब मेरे गोडाउन में जितना माल पड़ा था क्या वो पूरा नष्ट हो गया या उसमें से मैंने कुछ बचा लिया? अगर बचा लिया तो मेरा लॉस कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये निकाला कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन मेरे पास 8 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था, लेकिन जब आग लगी तो आग लगने पर मैंने उसमें से 1.5 लाख का माल बचा लिया। तो क्या वो 1.5 लाख का माल लॉस ऑफ स्टॉक आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं। तो अगली स्टेप में मुझे यही चीज निकालनी है कि मेरे गोडाउन में भले ही कितनी वैल्यू का माल था, बट मुझे ये देखना है कि माल डिस्ट्रॉय कितना हुआ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लूंगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। इसमें से लेस कर दोगे आप। क्या लेस कर देंगे? तो सैल्वेज स्टॉक। सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। हमने जितने का माल बचा लिया वो माइनस कर दो, प्लस एक और डिस्कशन है जो हमें करना है, वो है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस।
ये अगर क्वेश्चन बोलता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, फायर फाइटिंग एक्सपेंस, अगर ये भी इंश्योर्ड हैं, फायर फाइटिंग खर्चे क्या होते हैं जानते हो? आग से लड़ने के खर्चे। देखिए जब आग लग जाती है ना, तो आप कई प्रयास करते हो, आप अपने लेवल पर भी कई प्रयास करते हो कि आग को किसी न किसी तरह से बुझा दिया जाए। तो अगर आपने कोई भी फायर फाइटिंग के खर्चे किए हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने उसे क्लेम के लिए एक्सेप्ट किया है, और ये ध्यान रखना, ये तभी होता है जब हमने अपने क्लेम में इनका भी क्लॉज जोड़ा हुआ होगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन बताएगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में ये नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन की सारी पॉसिबिलिटीज पर। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने फायर फाइटिंग खर्चों के क्लेम को भी पॉलिसी में इंक्लूड किया हुआ है, तो उन खर्चों को भी हम लॉसेस में ऐड कर देंगे, क्योंकि नुकसान तो अब ये भी हुआ, खर्चे होना भी मेरा नुकसान है। तो अब मेरे पास आ गया टोटल लॉस, ये मेरे पास आ गया मेरा टोटल लॉस। एलिजिबल फॉर क्लेम, मैं इतने अमाउंट का क्लेम सबमिट कर सकता हूं। वापस से मेरी बात को सुनना, मेरे गोडाउन में आग लगने के दिन इतनी वैल्यू का माल था, उसमें से इतना माल बचा लिया, तो इतने का तो माल नष्ट हो गया, और उसमें मैंने ऐड कर दिया, अगर इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम में फायर फाइटिंग खर्चों का भी क्लेम शामिल है, तो अगर वो शामिल है तो ऐड करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा टोटल लॉस एलिजिबल फॉर द क्लेम, यानी अब मैं इतने का क्लेम सबमिट करूंगा। अब इतने का क्लेम एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये बात पता लगेगी मैंने पॉलिसी कितने की ली है। तो आइए स्टेप नंबर 4, जो लास्ट स्टेप हमारी होगी, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम। अब अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए वही बात हमारे पास अप्लाई होगी, if average clause is not applicable, is not applicable, if average clause is not applicable, और या फिर if average clause is applicable। दो सिचुएशन बनी, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, या आपका जो एवरेज क्लॉज है वो एप्लीकेबल होगा। पता कैसे लगेगा? आइए, एप्लीकेबल नहीं होगा ये कैसे पता लगेगा? अमाउंट ऑफ पॉलिसी is greater than or equal to, amount of policy is greater than or equal to value of closing stock in godown, as on date of fire।
समझ रहे हो? कंपेयर किससे करना है? कंपेयर करना है मैंने जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो क्लोजिंग स्टॉक निकला है, क्योंकि यही वो स्टॉक की वैल्यू है जो उस दिन मेरे गोडाउन में थी जिस दिन आग लगी। मुझे इससे कंपेयर करना है। गलती मत करना, लॉस ऑफ स्टॉक से कंपेयर नहीं करना है। हमेशा एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा, पॉलिसी के अमाउंट को कंपेयर करोगे उस स्टॉक की वैल्यू से जो आपके गोडाउन में उस दिन था जिस दिन आग लगी, उससे मैं उसे क्या कर लूंगा? कंपेयर कर लूंगा। एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। Amount of policy is less than value of closing stock in godown. Value of closing stock in godown as on date of. लीजिए, हालांकि इस पर हम चर्चा अपनी पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। अब मुझे बताइए जल्दी से, अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो क्लेम अमाउंट क्या हो जाएगा? सर इक्वल। क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू Loss of stock. टोटल लॉस, Value of closing stock. टोटल लॉस, टोटल लॉस, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं, नुकसान जितने का हुआ, टोटल लॉस ये जो है बस ये आपका क्लेम अमाउंट बन जाएगा। स्टॉक का क्लेम थोड़ी मिलेगा, जितने स्टॉक का लॉस हुआ है उसका क्लेम मिलेगा। और अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है बट सर आपने पहले तो जो लिखवाया था क्लेम अमाउंट, उसमें तो लॉस ऑफ स्टॉक लिखवाया ना? तो अभी भी लॉस ऑफ स्टॉक ही लिखा है मैंने। नहीं, अभी आपने कहा ना कि स्टॉक पे नहीं, टोटल लॉस पे होगा। हाँ तो टोटल लॉस, क्योंकि स्टॉक के लॉस में फायर फाइटिंग भी जुड़ गया। आप देखो तो सही ध्यान से, मेरा टोटल लॉस क्या आ रहा है? ये तो मेरा लॉस ऑफ स्टॉक है। हाँ सर। अब अगर मान लो फायर फाइटिंग के खर्चे नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉस ऑफ स्टॉक ही मेरा टोटल लॉस बनेगा। यस सर। और अगर फायर फाइटिंग होंगे तो ये दोनों भी तो जुड़ेंगे ना, इसलिए मैं हाँ। वहां पर भी यही होता है। हालांकि वहां पर क्या आपको जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी पिछले वाले में, क्योंकि फायर फाइटिंग पर मैंने अभी तक डिस्कशन नहीं किया था। आप याद रखिए, आपका जितना नुकसान है उसका क्लेम मिलता है। तो नुकसान दो चीजों का हुआ आपको, एक तो स्टॉक का नुकसान हुआ और एक उसको बचाने के लिए आपने जो खर्चे कर दिए वो भी तो आपका नुकसान ही है। यस सर। तो दोनों नुकसान आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज प्रोपोर्शनेट मिलेंगे। तो यहां पर क्लेम अमाउंट किसके बराबर होगा? बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा? सर वो लॉस अपॉन टोटल पॉलिसी अपॉन लॉस नहीं, मल्टीप्लाई में लॉस डिवाइडेड बाय पॉलिसी अमाउंट इनटू सर लॉस ये जो हो हुआ है। गया। सर पॉलिसी अमाउंट ऊपर लॉस ऑफ स्टॉक आएगा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनटू में किसी को भी कर दूं। स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक एज ऑन, भाई मैंने कल फॉर्मूला वो उसको उसी तरह से लिख दो। मैंने लिखा था स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर डिवाइड बाय पॉलिसी अमाउंट इनटू टोटल लॉस। वही बात हो गई, मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, बस फॉर्मूला सेम ही है। वापस से देख लेना, यस सर। यस सर। जितना स्टॉक आपके गोडाउन में है उसको डिवाइड कर दो पॉलिसी अमाउंट से, तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ जाएगी और उतना ही आपको टोटल लॉस का क्लेम मिल जाएगा उस प्रोपोर्शन में। हाँ हाँ सेम ही है बिल्कुल। लो मैं वही का वही लिख देता हूँ, वो एक ही बात है। बट सर आपने तो जो उधर वाला था ना, फर्स्ट वाला, उसमें तो पॉलिसी अमाउंट ऊपर लिखवाया है। किसमें पॉलिसी अमाउंट ऊपर लिखवाया है मैंने? सर जिसमें रिकॉर्ड्स हमारे पास में होते हैं उसमें।
पॉलिसी अमाउंट ऊपर लिखवाया है क्या? हाँ यस सर, सर, उसमें पॉलिसी अमाउंट ऊपर लिखवाया है उसमें। तो रुक जाओ, मैंने फिर उल्टा लिख दिया क्या मैंने फॉर्मूला? 1 मिनट रुको। अच्छा, उल्टा लिख दिया मतलब मैंने, है ना? पॉलिसी अमाउंट अपॉन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मैंने ये into गलत loss लिख of दिया। 1 मिनट रुको। फॉर्मूला ये वाला गलत हो गया ना, इसको ठीक कर लो। वापस बोलो, क्या बनेगा फॉर्मूला आपका? पॉलिसी अमाउंट सर, पॉलिसी अमाउंट अपॉन टोटल क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। ये लो, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन फायर डेट एज ऑन फायर इनटू लॉस। सर लॉस। ये लो भाई, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, वो ध्यान नहीं रहा, गड़बड़ हो गया था। बोलो क्लियर बिल्कुल। तो अब आपका जो फॉर्मूला बना वो ये बन गया, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर इनटू टोटल लॉस। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? यस यस सर, यस सर। अब देखो, एक बार जल्दी से समराइज स्टेप पर बात कर लूं मैं आपके साथ। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर की जीपी रेट ढूंढूंगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा और उससे मैं जीपी रेट निकाल लूंगा। उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ द डे से लेकर डेट ऑफ फायर तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा और उस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लूंगा। उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक निकालूंगा और ये चेक करूंगा कि अगर एवरेज क्लॉज लग रहा है तो क्लेम अमाउंट कैसे, और अगर एवरेज क्लॉज नहीं लग रहा है तो क्लेम अमाउंट कैसे। इस तरीके से मैं क्लेम अमाउंट की कैलकुलेशन कर लूंगा।